हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो बोहर मॉडल है वो क्यों आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। बोहर मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। वो इसलिए बोहर मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने ना डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को लिया। ठीक है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, सो ये दोनों ही चीज़ों को जो है जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था उसने नहीं लिया। राइट, तो इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट मॉडल आ जाता है जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। राइट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो क्या करता है वो डुअल नेचर ऑफ मैटर को कंसिडर करता है। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो पार्टिकल तो है ही है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ उनका वेव नेचर भी है। अब ज़रूरत क्या पड़ी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की? देखो, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थे है वो न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। और न्यूटन्स के जो लॉ है वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है, मैक्रोस्कोपिक चीज़ें जो हैं उनमें एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की बात करें, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, उनमें वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक डिफरेंट चीज़ है जो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पास नहीं है, वो है चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये सब में इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो सब वो चार्ज है ठीक है। तो उस चार्ज की वजह से जो है हमें उनके अंदर क्या आता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर है। ओके, तो इसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की ज़रूरत पड़ी। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल क्या है? थ्योरेटिकल साइंस है। ठीक है, थ्योरेटिकल है जो कि डील करता है मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिनके पास दोनों ही पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है। तो ये इंडिपेंडेंटली डेवलप किया गया था 1926 में बाय वर्नर हिजनबर्ग, जिन्होंने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, और एक और थे जिनका नाम है अरविंद श्रोडिंगर। ओके, तो अरविंद श्रोडिंगर ने हमें क्या दिया था? एक इक्वेशन दी। ठीक है, जो कि एकदम जिसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो इक्वेशन थी इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने बस देखना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो लेनी है कि होता क्या है ये। तो अरविंद श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दी थी कि इस इक्वेशन में क्या है कि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे बोहर मॉडल में क्या था कि एकदम फ्लैट मूवमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ पे क्या है, जो आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड जो 3D स्पेस है उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि ये है। ठीक है, इसका साइन, इसका मतलब होता है कर्ली, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव है साई स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली स्क्वायर फाई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में फाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, फिर वाई जेड स्क्वायर, उसके बाद 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ें हैं क्या? देखो, यहाँ पे जो साई है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, जैसे आपके पास ये जो वेव है, ठीक है, इसका ये जो एम्पलीट्यूड है इसको हम बोलते हैं साई। एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आपके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो अब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के एक्स वाई जेड एक्सिस में मतलब देखो क्या किया है, 3D स्पेस में आपके पास एक एटम जो है वो 3D स्पेस का है। तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है वो हम कैसे किसी भी चीज़ को बता सकते हैं? हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बता सकते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं इलेक्ट्रॉन के। ई है एनर्जी, वी है पोटेंशियल एनर्जी, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई आपको पता है, और साई यहाँ पे आ गया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, तो ये इक्वेशन उन्होंने दिया था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस फाई को यहाँ लिख दे, जो भी बचता है अंदर क्या क्या बचेगा, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया एच कैप, जिसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो अगर और इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑपरेटर। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हमने ये इक्वेशन किसी भी इलेक्ट्रॉन
के ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब साए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड पे लगाई तो वो हमें उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन और उसके साथ साथ हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ऑपरेटर, ठीक है, ये ऑपरेटर कहाँ से आया? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया है कैसे हम लोग इसको, आपने क्या करना है, सारे को सेपरेट कर देना है और बाकी सबको ले लेना है, तो जो बचता है अंदर वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाता है। तो इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को आप जिस भी वेव फंक्शन पे या जिस भी साई पे आप लगाओगे, ठीक है, वेव पे लगाओगे, वो आपको एक वैल्यू देगा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। जो भी हमें एनर्जी मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो ऐसे ही मिलती है कि हम कोई ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर उस इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है और उसका वेव फंक्शन मिल जाता है। ओके, राइट। इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको हम लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ये दिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, इक्वेशन श्रोडिंगर ने दिया था, इसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है इस वेव फंक्शन साई का? देखो, साई का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताता है कि आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट आपको बताता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, सिंपल सी बात है। अंदर आपके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, बोर के अकॉर्डिंग तो एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन हमें तो पता है ना कि अगर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, हम उस ऑर्बिट को, उस पोजीशन को डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहा है, और अगर वो 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहा है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। कोई भी चीज़ है कि आपको बतानी है कि वो कहाँ रखी हुई है, किसी दूसरे पर्सन को जो देख नहीं सक रहा है या फिर अलग किसी कमरे में है, तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे ना, कुछ तो बताओगे उसका कि यहाँ है, उसके आसपास ये है। तो मैथ्स में कैसे होता है कि ये एक्स एक्सिस से इतनी दूर है, वाई एक्सिस से इतनी दूर है, जेड एक्सिस से इतनी दूर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो हमें तो पता चलेगा नहीं कभी भी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये इसकी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। बट जो साई स्क्वायर है, ओके, साई स्क्वायर क्या होता है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका हमारे पास इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि अगर आपके पास साई स्क्वायर की वैल्यू आती है, ठीक है, साई को, अगर साई को स्क्वायर कर दो, ठीक है, आपके पास आ जाता है साई स्क्वायर की वैल्यू। इसकी आपके पास इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरफ कहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। कि मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये आपके पास इस एरिया में, यहाँ 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 प्रोबेबिलिटी बता देगा। प्रोबेबिलिटी तो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ने बोला ही है कि हम लोग एग्जैक्टली बता नहीं सकते। चलो आगे, एग्जैक्टली नहीं बता सकते तो, लेकिन हम लोग बता सकते हैं, अनुमान तो लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ यहाँ हो सकता है। देखो इस डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस, ठीक है। ये जो होता है बाउंड्री सरफेस है। बाउंड्री सरफेस हमें बताता है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वो इसके अंदर अंदर यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बना? वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं प्रेजेंट हो सकता है, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। तो एक एटम का जो वेव फंक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेव फंक्शन होते हैं, बोलते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस आ जाती है वेव फंक्शन की। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि वेव फंक्शन जो आपके पास साए है, उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, वो जस्ट आपको बताता है, कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको बता रहा है वो, ठीक है। उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंस है किसका? वो है साई स्क्वायर का। ओके, इसका सिग्निफिकेंस है साई स्क्वायर का। ओके, तो साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि उस जगह पे, उस थ्री डायमेंशनल एरिया में कहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमें ये बताता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या है, राइट। अब क्या क्या फीचर है, देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखने वाली है। सबसे पहला है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अगेन जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड वैल्यू ही होगी,
ठीक है, फिक्स्ड मतलब फिक्स नहीं, मतलब क्वांटाइज होगी, किसी न किसी के मल्टीपल में ही होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज एनर्जी लेवल इज अ रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड द सॉल्यूशंस एंड आर अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये जो वैल्यूज होती है ना, ये हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही मिलती है। देखो मैंने आपको बताया ना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर अपने साए पे लगा दिया तो आपको एनर्जी मिलेगी, ये वहीं से एनर्जी मिलती है। और अगर हमें एनर्जी मिल रही है उस इक्वेशन से, वो एनर्जी हम लोग बोलते हैं कि यही अलाउड है, यानी कि ये एनर्जी हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि पोजीशन ऑफ मोमेंटम हम लोग फाइंड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, बट एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं साई, वेव फंक्शन साई, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का साई वेव फंक्शन। और एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, ओके। वन इलेक्ट्रॉन कैन हैव मैनी वेव फंक्शन, मतलब कि एक, मान लो कि एटम है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका कोई एक वेव फंक्शन हो सकता है। तो सपोज कर लो एक एटम है, उसके अंदर 5 6 10 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम वेव फंक्शन थोड़ी ना होगा, अलग अलग भी तो हो सकता है। तो बहुत सारे वेव फंक्शन हमारे पास वेव फंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर वेव फंक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एक एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। और ये तो मैंने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। तो साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी हमें बताता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। तो अब देखो, हमने बोर मॉडल में जो हमने ऑर्बिट पढ़े हैं और अभी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने जो ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है, देखो, जो बोर ऑर्बिटल था वो क्या सर्कुलर, फिक्स सर्कुलर पाथ है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो 3 डायमेंशनल होते हैं। अभी हम उसका शेप देखेंगे कि कैसा होता है। तो ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेनर मोशन, कि प्लेन में मोशन है, लेकिन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन में। ऑर्बिटल में वेव कैरेक्टर और हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लिया है, लेकिन ऑर्बिटल्स में दोनों ही लिए हैं, ठीक है। ऑर्बिट सारे सर्कुलर होते हैं, ठीक है, याद है ना आपको, सेंटर में न्यूक्लियस बनाया था, उसके साथ साथ कितने सारे KLM वाले जो है ऑर्बिटल्स बनाए थे। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना कि ऑर्बिटल्स, उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं। जैसे S ऑर्बिटल होगा, उसका स्फेरिकल शेप होगा, P ऑर्बिटल डम्बेल शेप होगा, ठीक है, हम देखेंगे आगे जाके। और ऑर्बिट में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, 2n², कितने डाल सकते हो, 2n², लेकिन ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो किसी भी एक ऑर्बिटल में, राइट। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में और डिटेल में आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ, जो भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, यहीं से हमें क्या मिलते हैं कि देखो, अगर हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए तो हमें प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी मिल गई तो उस प्रोबेबिलिटी के हेल्प से हम लोग अलग अलग शेप्स निकाल सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है, अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें मिल गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, हम लोग का इलेक्ट्रॉन का थोड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ पे। क्वांटम नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये क्वांटम नंबर, ये हमारे पास सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं, यानी कि हमारे पास कुछ 4 नंबर्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा पोजीशन बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, सब बहुत कुछ बता सकते हैं, एनर्जी बता सकते हैं, ओरिएंटेशन बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, न्यूक्लियस से कितनी दूर है वो ये बता सकते हैं। किसकी हेल्प से, ये 4 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से। कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं, N, L, M एंड S। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है, जैसे मेन, जिसको हम बोलते हैं ना मेन, जैसे देखो, जो क्वांटम नंबर है वो एक टाइप का एड्रेस है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि जैसे आप इंडिया में रह रहे हो तो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मेन जो हो गया वो क्या हो गया, वो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है।
बाकी आपके एड्रेस जो है वो बाद-बाद में आता जाएगा, लेकिन आपको अगर किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जो मेन शेल जो होता है कि कोई भी आपके न्यूक्लियस के अराउंड तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आपने देखना है कौन से शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट है। तो वो जो मेन शेल होता है ना उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हो जाता है, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? आपने देखा होगा जब हम लोग न्यूक्लियस का पढ़ते हैं शेल्स में, तो हम बोलते हैं ना ये के शेल है, ये एल शेल है, ये वही है। के शेल को फर्स्ट नंबर दे दिया, एल शेल को फिर के एल एम एन को 4 नंबर दे दिया, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके। अब देखो ये हमारे पास मेन शेल आ गया, तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है? एक चीज़ तो पता चल रही है कि न्यूक्लियस से कितनी दूर है ये, है ना? n अगर 1 होगा न्यूक्लियस के पास है, n अगर 4 होगा न्यूक्लियस से दूर है। नेक्स्ट हमें पता चलती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बोर ने हमें बताया था ना, एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, वहाँ से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं n की वैल्यू पुट करके, ओके? उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल शेल इज 2n²। तो किसी भी एक प्रिंसिपल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितनी डाल सकते हो? 2n² डाल सकते हो, ठीक है? वेयर n इज शेल नंबर। तो फर्स्ट शेल में कितनी डाल सकते हो आप? 2। सेकेंड शेल में कितनी डाल सकते हो? 8। याद आया कुछ? ठीक है। थर्ड शेल में कितनी डाल सकते हो? 18। 2 8 18। ये आपको आई थिंक याद आया होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें ये बताता है। ओके, नेक्स्ट आता है इसको एन से डिनोट करते हैं हम लोग, ओके? उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। देखो एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे आती है कोई भी चीज़? अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और इलेक्ट्रॉन्स तो सर्कुलर मोशन में होते ही हैं, राइट? तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये आपको 3 डायमेंशनल शेप्स बताता है किसी भी ऑर्बिटल की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता चल गया, ठीक है? मेन शेल हमें पता चल गया। सपोज कर लो कि n इज इक्वल्स टू 2 है, मेन शेल में पता है n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि सेकेंड शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब सेकेंड शेल में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप देखोगे कि चलो सेकेंड शेल में भी बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन ये किस ऑर्बिटल में है? ओके, तो वो हम लोग देखते हैं, राइट? तो सेकेंड शेल में किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो देखते हैं। नंबर ऑफ सब शेल्स, देखो आपके पास मान लो n इज इक्वल्स टू 2 है। अब सेकेंड शेल में कितने l वैल्यूज़ हो सकती हैं वो हम कैसे देखते हैं? अगर आपके पास, देखो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं। अगर l 0 है, l की जो वैल्यू है ना वो 0 से शुरू होती है, याद रखना। n की वैल्यू 1 से शुरू होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि l होता है उसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है। तो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेटर्स यूज़ करते हैं? 0 के लिए हम यूज़ करते हैं s, 1 के लिए हम यूज़ करते हैं p, 2 के लिए यूज़ करते हैं d, और 3 के लिए यूज़ करते हैं f। ओके, तो ऐसे हमारे पास होता है। अब इसका सिंपली मतलब क्या है? देखो सपोज कर लो कि आपके पास, अब इसका देखो, सपोज कर लो कि आपके पास n इज इक्वल्स टू 2, मैंने बोला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब n इज इक्वल्स टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? ठीक है, तो s भी हो सकता है इसके पास p भी हो सकता है, ठीक है? n इज इक्वल्स टू 2 के पास क्या हो सकता है? s ऑर्बिटल्स भी हो सकता है और p ऑर्बिटल भी हो सकता है। अगर मैंने आपको 2s लिख के बता दिया कि इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, इसका मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है? सेकेंड मेन शेल में ये s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर मैंने 2p कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? सेकेंड मेन शेल में p ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है। इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग और डिटेल में मैं आपको बार जब सारा रिवाइज करवा दूंगी ना, फिर आपको और पता अच्छे से पता चल जाएगा।
तो ये हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल, कि कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं मेन शेल में। अगर एस प्रेजेंट है तो इसका मतलब सबशेल्स कितने हैं, अगर एल इज इक्वल्स टू 0 है, सबशेल्स कितने हैं, एस है। ओके, अगर एल इज इक्वल्स टू 1 है, सबशेल क्या कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, पी सबशेल प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीज़ें होती है। द नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम बता ही रहा है। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स की एनर्जीज एंड द शेप्स ऑफ सबशेल्स, इन सबकी शेप्स अलग अलग हैं। ओके, याद रखना इन सबकी शेप्स अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। देखो, अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू फर्स्ट शेल है, 1 शेल है, ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो इसके पास एक ही सब शेल होगा, ठीक है, वो होगा 0, यानी कि s वाला। अगर n इज इक्वल्स टू 2 है, इसके पास कितने सब शेल होंगे, इसके पास होगा s एंड p, यानी कि हम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं 0 एंड 1। ओके, तो L क्या हो सकता है, L इज इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, L इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। तो n इज इक्वल्स टू 3 है तो क्या हो सकता है, L इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 2। अगर आपके पास फोर्थ शेल है तो उसके पास क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, L इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, L इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो ऐसे देखते हैं, यानी कि जो फर्स्ट मेन शेल है उसके अंदर कितने सब शेल हैं, S सब शेल हैं, एक ही। जो सेकंड मेन शेल है उसके अंदर कितने सब शेल हैं, उसके अंदर एस भी है और पी भी है। जो थर्ड है उसके अंदर कितने हैं, एस पी डी। जो फोर्थ है कितने हैं, वो एस पी डी एफ। ओके, तो एल वैल्यू भी हमें एल वैल्यू का पता चलता है। अगर एस है तो एल 0 होगा, अगर 1 है तो, अगर एल 1 है तो इसका मतलब कि पी ऑर्बिटल है, अगर एल 2 है तो इसका मतलब डी ऑर्बिटल है। अगर मैंने आपको लिखा है इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड मेन शेल हो गया और डी सब शेल में प्रेजेंट है, डी सब शेल में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। एस जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक ही शेल्स होते हैं। जो पी ऑर्बिटल है उसमें 3 शेल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जो डी है उसमें 5 है, एफ में 7 सब ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। यानी कि जो एस ऑर्बिटल है वो एक ऑर्बिटल है, जो पी ऑर्बिटल है वो 3 तरीके के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जो डी ऑर्बिटल है वो कितने तरीके के हैं, 5 तरीके के। एफ ऑर्बिटल 7 तरीके के हैं, ठीक है। सबके अलग अलग ओरिएंटेशंस हैं, सबकी अलग अलग क्या है, ओरिएंटेशंस है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको यही बताता है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एन बता दिया, मेन शेल बता दिया। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर में आपको बता दिया कि वो कौन सा शेल है, एस है, पी है, डी है, एफ है। एल, अगर एल पी हुआ तो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक है। तो अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये आपके पास एम एल वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास एम एल वैल्यूज़ गिवन है, एम एल वैल्यूज़, ठीक है। एम एल वैल्यू अगर +1 है तो उसका मतलब पी एक्स है, 0 है तो पी जेड है, -1 है तो पी वाई है, ठीक है। तो एम एल वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आती है, -L से लेकर के +L तक जाती है, ठीक है। अगर सपोज़ कर लो कि आपके पास पी ऑर्बिटल के लिए L कितना हो गया, 1, तो -1 0 +1। पी और डी ऑर्बिटल के L कितना हो गया, 2, तो ये -L से लेकर के +L तक, ऐसे, ठीक है। तो -2 क्या आता है, डी एक्स वाई, -1 के डी वाई जेड, 0 क्या डी जेड से। जो 0 वाले होते हैं वो जेड वाले होते हैं, मोस्टली 0 वाले जेड वाले होते हैं कि उनके अराउंड एंगुलर मोमेंटम 0 रहता है, ठीक है। +1 डी एक्स को एक्स जेड, ठीक है। ये अलग अलग ऑर्बिटल्स है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ओके।
नेक्स्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखो 3 क्वांटम नंबर पता चल गया, N, L एंड M, ठीक है। N, L एंड M जो है ये 3 क्वांटम नंबर हमें पता चल गया। तो अब इनकी हेल्प से हम लोगों ने मेन शेल तो निकाल लिया, ठीक है, मेन शेल निकाल लिया, अंदर SPDF शेल है जो भी निकाल लिए। उसके बाद कौन-कौन से ऑर्बिटल्स है वो भी सब शेल्स हो गए, वो भी निकाल लिए हमने। तो हमने ये सब कुछ देख लिया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन ही पुट कर सकते हो और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सपोज कर लो कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है जिसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड, और दूसरा जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है एक तरीके के डायरेक्शन में मैग्नेटिक, आपको पता है जो भी 4 स्पीशीज़ मूव करती हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। ये भी दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। तो आ जाके आपको कौन सा सब्सटेंसेस मिलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है ना, एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, एक आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो डायमैग्नेटिक कौन से, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब आपके पास जो एटम होगा उस पर कोई भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो ही ना, ठीक है। लेकिन कुछ पैरा होते हैं, सपोज कर लो कि एक शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो इसका जो भी मैग्नेटिक जो भी डायरेक्शन होगी वही रहेगी, उसको कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फोर्थ जो है क्वांटम नंबर लाना पड़ा, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर में देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसके 2 टाइप के स्पिन हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज मतलब अपने एक्सिस में रोटेट करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। वो उस केस में हम लोग -½ लिख देते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, N, L, M एंड S, स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास आता है प्रिंसिपल शेल, ठीक है। प्रिंसिपल शेल जो है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर वो प्रिंसिपल शेल के अंदर कौन से सब शेल्स में प्रेजेंट है, S में है, P में है, D में है, F में है, G में, वो हमें बताता है L वैल्यू, ठीक है। अब L वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसके बाद वो कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है। प्रिंसिपल शेल पता चल गया, हमें सब शेल पता चल गया, उस सब शेल में कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो हमें बताता है ML वैल्यू। तो सपोज कर लो एक सब शेल में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भी, तो उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन पॉजिटिव है कि पॉजिटिव हाफ है कि नेगेटिव हाफ है, वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है कि एंटी रोटेट क्लॉकवाइज कर रहा है कि, ठीक है। तो वो चीज़ हमें बताती है S, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेनेशन करना है, ये इस एक्सप्लेनेशन से की हेल्प से, मतलब ये एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम, वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। चारों के चारों आपके पास क्वांटम नंबर्स आ गए। अब हम उसकी हेल्प से नोटेशंस, SPDF नोटेशन की हेल्प से ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, प्रिंसिपल शेल क्या है 2, और एजिमुथल में जो सब शेल है वो क्या है L, ठीक है। प्रिंसिपल शेल 2 है तो हम 2 लिखेंगे। अब देखो हम ईजी बनाने के लिए, अभी तो जब तक आपको प्रैक्टिस करने से लर्न हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं लर्न होता तब तक आप हर बारी साइड में लिख लो SPDFG। L1 है, L1 है यानी कि 2p, N इज इक्वल्स टू 4, 4 L0 है यानी कि S, 5 L3 है यानी कि F, N3 L2 है यानी कि D। इसका बेसिकली मतलब क्या है, 2p मतलब कि 2p वाला ऑर्बिटल, ठीक है। इसको मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास किसी भी nth शेल में नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके लिए आपको मतलब कि वो हमेशा इक्वल टू n रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 1 है तो उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, 1। अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 2 है उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, 2। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है उसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, 3।
फिर उसके बाद में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो 2l+1 से आप फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जितने भी आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे n², ऐसे हम लोग इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं हमने, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3 से एसोसिएट होंगे। अब चलो इसको ये समझ इस क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि n=3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, आपके पास कोई एटम है, उस एटम के अंदर बड़े सारे मेन शेल्स हैं, ठीक है। ये हो गया n=1, ये हो गया n=2, ये हो गया n=3। तो n1 से शुरू करते हैं। n=1 वाले में कितने सब शेल्स होंगे? इसके अंदर एक ही सब शेल होता है, वो कौन सा? s वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले शेल में आपके पास एक ही सब शेल होगा s वाला, जिसका m=0 होता है, ठीक है। n=2 में क्या होगा? n=2 में आपके पास फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा, यानी कि अगर मैं इसको ml वैल्यू से कर लूँ, चलो ऐसे करते हैं। n=1 यहाँ पे लिखते हैं, मैं टेबल बना देती हूँ। यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पे l वैल्यू, यहाँ पे ml वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अगर n1 हुआ तो इसके पास एक ही सब शेल होता है जिसका l वैल्यू कितना है? 0, यानी कि s, ओके। अगर आपके पास n2 है, इसके पास 2 सब शेल्स होंगे, जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उतने ही सब शेल्स होते हैं। तो 2 के लिए कितना होगा? l 0 यानी कि s ऑर्बिटल एंड 1 यानी कि p ऑर्बिटल। n=3, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? सब ऑर्बिटल्स, मतलब सब शेल्स कितने होंगे? 3 सब शेल्स होंगे, यानी कि s भी होगा इसके पास, p भी होगा इसके पास और d भी होगा इसके पास, s p d दोनों होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के पास s होगा, सेकंड वाले के पास s और p भी होगा और थर्ड वाले के पास s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि n=3 के साथ, यानी कि ये वाला पूछा है कि n=3 के साथ कितने ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड हैं। तो n=3 है, यानी कि इसके पास सब शेल्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? s p d। s के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। p के सब ऑर्बिटल्स, p सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। d सब शेल्स में कितने होते हैं? 5। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 5 + 3 + 1, 9 ऑर्बिटल्स। कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स। वही आपको पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल। तो अगर nth शेल 3 है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 9, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो। अगर इसमें पूछा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो क्या होगा? 9 × 2, 18। हर ऑर्बिटल में एक एक 2 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल में कितने हो गए? 2। p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, ठीक है, तीनों में 2-2, एक ऑर्बिटल में 2-2, ठीक है। इस पे 6, इस पे 10, टोटल कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास फर्स्ट शेल है, उसके पास एक ही सब शेल है, यानी कि s, जिसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उसके पास 2 सब शेल होंगे, कौन कौन से? s भी होगा और p भी होगा। s के पास एक ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल। अगर n=3 है, उसके पास 3 सब शेल्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से? s p एंड d। s के पास एक ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल्स, d के पास 5 ऑर्बिटल्स। अगर n=4 हुआ फिर कैसे करेंगे? देखते हैं। n=4 के लिए देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं।
n इज इक्वल्स टू 4 है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 4। नंबर ऑफ सबशेल्स कितना है? नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होंगे? 4 ही होंगे, ठीक है। अच्छा, ये 4 नंबर ऑफ सबशेल्स कौन कौन से होंगे? s होगा, p होगा, d होगा, f होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल्स, किसी भी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? देखो, s एक सबशेल है, p है, d है, f है, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है? 0, p की वैल्यू कितनी है? 1, d की वैल्यू कितनी है? 2, f की वैल्यू कितनी है? 3। इसके अंदर कितने, s के अंदर कितने सबशेल्स होते हैं? हमको पता है एक ही होता है, तो 2l + 1, एक 1 आ गया। p में 2l + 1, 3 सबशेल्स होते हैं, ठीक है, 3 मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं। d सबशेल में कितने होंगे? 2l + 1, 5। और f में कितने होंगे? कैलकुलेट करो, 2l + 1, 3 l की जगह 3 पुट करो, ठीक है, ये l वैल्यूज़ हैं, तो कितना हो गया? 14। nth शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो मैंने पूछा है n इज इक्वल्स टू 4th शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखते, अच्छा फॉर्मूला से निकालेंगे, तो 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16, 16 सब शेल्स आ गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे 32, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने? s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। s के ऑर्बिटल्स 1, p के 6 सॉरी 3, p के कितने? 3, d के कितने? 5, f के कितने? 7। इन सबको ऐड कर लो, 7 + 5 12, 13 14 15 16। हर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 आएगा तो इसमें 2 आ गया, इसमें 6 आ गया, इसमें 10 आ गया, इसमें 14 आ गया, 32। ऐसे फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी शेल का, किसी भी प्रिंसिपल शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या है? ये वही कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।